दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आप देख रहे हैं जनहित। अब रुक करते हैं राजधानी दिल्ली का, जहां पर 20 साल की युवक की हत्या से सनसनी मच गई। यश नाम की युवक की हत्या को पुलिस ने रोड रेस की वारदात बताया है, तो वहीं दूसरी ओर मृतक के परिवार ने इसे साजिश करार दिया है। इन आरोपों के बाद 3 आरोपियों के साथ एक लड़की की भी एंट्री हो गई है। तार प्रेम प्रसंग तक जुड़ रहे हैं। ये पूरा का पूरा मामला है क्या, उसको बताती हुई ये रिपोर्ट देखिए। मेरे निर्दोष बच्चे को मारा है, वो भी साजिश के तहत मारा गया। मेरा बच्चा धमकी दी कि मैं तुम्हारे लड़के को मरवा दूंगी और मेरे लड़के को मरवा दिया। मुझे तो इंसाफ चाहिए। नाबालिग बच्चा बचना नहीं चाहिए। वो ये गुहार है एक माँ की जिसने अपने 20 साल के बेटे को हमेशा के लिए खो दिया। इस माँ का दर्द, इस माँ की वेदना आंखों से आंसुओं का सैलाब बनकर बह रही है। माँ का आरोप है कि उसके बेटे ने धर्म विशेष की लड़की से मोहब्बत की कीमत जान देकर चुकाई है। उसने लड़की को लड़की के साथ देखा, जिस लड़के ने मेरे यश को मारा है, और वो मोमडन है और मेरा बच्चा हिंदू था। लड़की के परिवार बिल्कुल शामिल है, 100% शामिल है इस चीज के लिए, क्योंकि वो लड़का था, लक्की नाम का लड़का था। मैं चाहती हूँ कि उसको मौत दी जाए। मेरा बच्चा मारा गया रे भाई, मेरा बच्चा मारा गया। निर्दोष बच्चा था, किसी से कुछ नहीं कहता था वो। जिस घर में मातम पसरा हुआ है, ये घर दिल्ली के गीता कॉलोनी में मौजूद है। शुक्रवार की देर शाम 20 साल का यश अपने इसी घर में लौट रहा था, लेकिन लौट नहीं पाया। गीता कॉलोनी के रानी गार्डन का यही वो इलाका है जहां से शुक्रवार की शाम यश लौट रहा था। उसके साथ स्कूटी पर पीछे उसका चचेरा भाई अमन भी सवार था। यही वो जगह है जहां यश की हत्या को अंजाम दिया गया। यश हत्याकांड की 2 थ्योरी सामने आई है। पहली थ्योरी रोड रेज, दूसरी थ्योरी दूसरे धर्म में प्रेम प्रसंग। सबसे पहले पहली थ्योरी को डीकोड करते हैं। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि यश की स्कूटी का साइड मिरर यहां से गुजर रहे 2 लड़कों मोहम्मद अमान सिद्दीकी और एक नाबालिग को लग गया, जिसके बाद मोहम्मद अमान सिद्दीकी और नाबालिग ने यश को रोका। दोनों ने लकी नाम के युवक को भी मौके पर बुलाया। फिर इन तीनों आरोपियों ने यश और उसके चचेरे भाई अमन की पिटाई शुरू कर दी। अमन किसी तरह जान बचाकर भागा, लेकिन यश नहीं भाग पाया। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद अमान सिद्दीकी ने यश की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। मेरे ठीक पीछे आप यहाँ पर देख पाएंगे दिल्ली पुलिस का बैरिकेड और पुलिस स्टेशन गीता कॉलोनी, ये आपको यहाँ पर बैरिकेड के ऊपर नजर आएगा। और उसके साथ साथ जो खून के धब्बे, खून के निशान जो हैं, जब ये चाकू घोंपकर हत्या की गई तो उसके बाद जो खून बहा उसकी साफ तौर से यहाँ पर तस्वीर जो है वो आपको नजर आएगी। और पूरा जो घेरा है पुलिस की तरफ से वो भी बना दिया गया है। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो यहाँ से तकरीबन 200 से 300 मीटर दूसरी तरफ हम आपको अगर तस्वीर दिखाएं तो जो रोड रेज है उसकी शुरुआत वहाँ पर हुई थी। हल्की सी टक्कर जो है वो स्कूटी की दूसरे व्यक्ति पर लगती है और जिसके बाद ये पूरी घटना जो है वो होती है। यश के चचेरे भाई अमन ने बताया कि कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। वहां मौजूद दुकानदारों ने शटर बंद कर दिया। अमन किसी तरह अपने भाई को अस्पताल ले गया, जहां यश को मृत घोषित कर दिया गया। 2 लड़के आ रहे थे, उनको साइड मिरर लगा, उन्होंने गाली दी। हम रुके, उन्होंने कहा कि क्या कर रहा है, तो उन्होंने एकदम से गन निकाली और सर पे रख दी। दूसरा वाला लड़का भागा, उससे हम गन छीन रहे थे। फिर वहाँ से 2 लड़के आए तो उन्होंने जैसे ही चक्कू निकाला, हम भागना स्टार्ट कर दिया हमने। अब भागते भागते उसे पीछे से चक्कू मारा, वो गिरा, फिर उठ के भागा, पूरे वो एक जगह गिर गया। मैं उसको उठा के हॉस्पिटल लेके गया। पुलिस ने गीता कॉलोनी की वारदात को रोड रेज बताकर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन रोड रेज की थ्योरी 12 घंटे में ही डीरेल हो गई। मृतक यश की मां ने हत्या की वजह रोड रेज नहीं बल्कि प्रेम प्रसंग को बताया।
साजिश के तहत मारा गया है। किस तरह की साजिश, किस तरह की आप बात कर रहे हैं? क्योंकि मेरा ये किसी लड़की के थोड़ा सा प्यार में था। उस लड़की को लक्की ने, ये मंदिर के पास की जगह है जहाँ अंबेडकर पार्क के पास, वहाँ पर लड़के की फैक्ट्री थी उसकी। ईद वाले दिन मेरे यश ने फैक्ट्री में उसमें गया क्योंकि उसके यार दोस्त वहाँ रहते थे वो, और मैं भी वहीं पर रहती थी। मेरा यश वहाँ पर गया, उसको टॉयलेट आया, उसने टॉयलेट का दरवाज़ा खोला तो अंदर उस लड़की को पाया और उस लड़के को पाया जिसका नाम लक्की है। और उसकी बहनों ने मेरे घर पर आके यहाँ पर धमकी दी कि मैं तुम्हारे लड़के को मरवा दूंगी। और यश की मां के आरोपों को आधार वारदात के तरीके भी दे रहे हैं। यश की मां ने चाकू घोंपने का आरोप नाबालिग आरोपी पर लगाया है। नाबालिग आरोपी की उम्र भले ही 15 साल हो, लेकिन उसकी क्राइम कुंडली बड़े अपराधियों को भी चुनौती दे रही है। 18 की उम्र पार करने से पहले उस पर 5 मर्डर के आरोप हैं, ऐसा दावा यश की मां ने किया है। इसके पीछे मेरे को पूरी सी प्लानिंग लगती है कि मेरे यश को मारा गया है, जिसमें 4 लड़के इन्वॉल्व थे। 3 का नाम मुझे पता है, जिसमें एक लक्की नाम का था जो गोरा है, एक लड़के का नाम है जो कि नाबालिग है, और एक का नाम अमन है। और ने मेरे यश को चाकू मारा है जो कि नाबालिग है, पर वो ऐसे काम 5 बारी मर्डर कर चुका है। हर बारी 4 महीने के लिए जेल में बंद होता है, पर वो छूट जाता है। नाबालिग समेत 3 आरोपी पुलिस की हिरासत में हैं, लेकिन यश की मां ने जो खुलासे किए उसके बाद लड़की की भी एंट्री हो चुकी है। एबीपी न्यूज ने यश के परिवार के आरोपों पर लड़की के परिवार का पक्ष जानने की कोशिश की, जिन्होंने आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। आगे इस पूरे मामले में क्या होगा, यश के परिवार को पूरा न्याय मिलना चाहिए। हर एक जानकारी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। आगे बढ़ते हुए रुख करते हैं कोलकाता का। सिटी ऑफ जॉय नाम से मशहूर कोलकाता में महिला सुरक्षा का सवाल एक बार फिर से सुलगा है। 25 जून को लॉ स्टूडेंट के साथ हुई रेप की घटना से कोलकाता गुस्से में उबल रहा है। विपक्ष मुख्यमंत्री और गृहमंत्री की कुर्सी पर काबिज ममता बनर्जी की जवाबदेही पर लगातार सवाल खड़े कर रहा है। लॉ स्टूडेंट रेप की घटना के विरोध में आज बीजेपी और कांग्रेस पार्टी ने ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी की ओर से प्रदर्शन की अगुवाई बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने की। कोलकाता पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। वहीं कांग्रेस की छात्र इकाई भी प्रदर्शन करने लॉ कॉलेज के बाहर पहुंची। कांग्रेस नेताओं ने कस्बा थाने का घेराव भी किया। यहाँ पे डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है, कानून नाम की कोई चीज नहीं है। पूरी तरीके से ममता बनर्जी इसको हिटलर गिरी पे तोल वो आ चुकी है। जो रेप हुआ है इसीलिए उनको भी गिरफ्तार कर रहा है। यही पश्चिम बंगाल है जहां पर आप आवाज उठाएंगे, ये काम के लिए वहां पर ही अरेस्ट करेंगे, आपको केस देंगे, आपको मारेंगे। विरोध की जो आग कोलकाता में सुलगी, उसकी लपटें दिल्ली तक भी आ पहुंची हैं। बीजेपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ममता सरकार को निशाने पर लिया। आरोपियों की तार टीएमसी से जोड़कर आरोपियों को सत्ता का संरक्षण देने का आरोप लगाया। जो मुख्य आरोपी है जिसका नाम मनोजीत मिश्रा है, मनोजीत मिश्रा खुद ही जो टीएमसी की स्टूडेंट विंग होती है उसके सेक्रेटरी रहे हैं। वो पूर्व छात्र रहे हैं उस कॉलेज के, बाद में कॉन्ट्रैक्टरी भी करते हैं और लॉ की प्रैक्टिस भी करते हैं। वो खुद टीएमसी का सदस्य है। ये मनोजीत मिश्रा अभिषेक बनर्जी के साथ है। ये मनोजीत मिश्रा है मिनिस्टर चंद्रिमा भट्टाचार्य के साथ, जो ममता बनर्जी की काफी नजदीकी मंत्री मानी जाती है। ये मनोजीत मिश्रा है टीएमसी के काउंसिलर और ममता बनर्जी की सिस्टर इन लॉ कजरी बनर्जी के साथ। आप देख सकते हैं खुद सुप्रीमो के साथ हैं अभिषेक के साथ, खुद मंत्री के साथ है मनोजीत, और रिश्तेदार ममता बनर्जी की सिस्टर इन लॉ
और काउंसलर के साथ है। साथ ही बीजेपी ने जांच के लिए एक समिति का भी गठन किया है, जिसमें 4 सदस्य हैं। यह समिति जांच रिपोर्ट बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपेगी। इस कमेटी में पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, लोकसभा सांसद बिप्लब देब और राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्रा के नाम शामिल हैं। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक टीएमसी इस पूरे मुद्दे पर बैकफुट पर दिख रही है। ऊपर से टीएमसी नेताओं के बयानों ने दीदी की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। कल सांसद कल्याण बैनर्जी के बाद आज विधायक मदन मित्रा ने पीड़िता पर ही सवाल खड़े कर दिए। जिस दिन कॉलेज बंद है, परीक्षा चल रहा है, आपको यूनिट की कुछ बनाएगा तो आप मत जाइए, इसमें आपको भला नहीं होगा। वो लड़की अगर नहीं जाता तो ये घटना नहीं घटते थे। अगर जाने का टाइम लड़की किसी को बता के जाते थे, 2 सहेलियां लेके जाते थे, ये नहीं घटते। वो जो देख रहे हैं हम, जो गंदा काम किया, वो ही हैड टेकन द एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन। हालांकि अब टीएमसी ने मदन मित्रा के बयान से पल्ला झाड़ लिया है। मदन के बयान को उनका निजी बयान बताया। उधर तीनों आरोपियों के बाद आज कोलकाता पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार किया है। आरोपी गार्ड को अलीपुर कोर्ट में पेश किया गया। ममता बनर्जी सरकार ने पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी का भी गठन किया। कॉलेज परिसर में जहां छात्रा के साथ रेप की वारदात हुई, वहां सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की तस्वीर भी सामने आई है। लॉ कॉलेज रेप केस में चौथी गिरफ्तारी हो चुकी है और इसके साथ ही आज कोर्ट में पीड़िता का बयान भी दर्ज किया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक घटनास्थल की 7.5 घंटे की सीसीटीवी फुटेज निकाली गई है। आरोपी के मोबाइल से पीड़िता को प्रताड़ित करने का वीडियो भी मिला है। पीड़िता के बयान को सीसीटीवी फुटेज से क्रॉस चेक किया गया। पीड़िता की ओर से दर्ज शिकायत की कॉपी भी सामने आई है। 8 पन्नों की एफआईआर में 5 पन्नों में पीड़िता के साथ हुए 25 जून की आपबीती है। पीड़िता की ओर से जानकारी दी गई कि 25 जून को वो एग्जाम फॉर्म भरने कॉलेज गई थी। फॉर्म भरने के बाद बाकी छात्रों के साथ यूनियन रूम गई। मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा वहां पर यूनियन रूम जा पहुंचा। मनोजीत मिश्रा टीएमसी छात्र परिषद का अध्यक्ष भी है। मनोजीत छात्रों को परिषद में मौके दिलवाता था। पीड़िता को भी मनोजीत ने महिला सेक्रेटरी का पद दिलवाया था। मनोजीत ने परिषद के काम का बहाना बनाकर पीड़िता को यूनियन रूम में रोका। मनोजीत ने पीड़िता के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। मना करने के बाद मनोजीत जबरदस्ती करने लगा। फिर तीनों आरोपी पीड़िता को गार्ड रूम लेकर गए। गार्ड आरोपियों के साथ इस साजिश में शामिल था। आरोपियों ने पीड़िता का रेप किया और उसके बाद उसका वीडियो बनाया। आरोपियों ने पीड़िता को धमकाया और कहा कि किसी को भी बताया तो पीड़िता के प्रेमी और उसके माता पिता को मार दिया जाएगा। फिलहाल चारों आरोपी 1 जुलाई तक पुलिस की हिरासत में हैं। पश्चिम बंगाल से आगे बढ़ते हुए लेकर चलते हैं आपको बिहार। जनहित की स्टोरी बिहार से जुड़ी हुई है, लेकिन इसका असर पूरे देश पर है। दरअसल चुनाव आयोग ने बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाताओं का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि विशेष गहन पुनरावृत्ति अभियान शुरू किया है। वैसे तो ये चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन इस मेगा अभियान पर बिहार ही नहीं देश के तमाम बीजेपी विरोधी दलों को ऐतराज है। आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआईएमएल की ओर से चुनाव आयोग की मंशा पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। ममता बनर्जी की टीएमसी, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी को भी बिहार में वोटर लिस्ट में सुधार अभियान पर आपत्ति है। विपक्ष के नेता इसे एनआरसी लागू करने की कवायद बता रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि बिहार में चुनाव आयोग आखिर क्या कर रहा है। पहले उसे आपको समझाते हैं, फिर इसके ऊपर हो रही सियासत का भी रुख करेंगे। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट का स्पेशल वेरिफिकेशन हो रहा है। इस दौरान चुनाव आयोग की ओर से बूथ लेवल अधिकारी यानी कि BLO घर घर जाकर मतदाताओं से फॉर्म भरवा रहे हैं। फॉर्म भरने की सुविधा ऑनलाइन भी उपलब्ध है। बिहार के इस विशेष अभियान में मतदाताओं की 2 कैटेगरी है। पहली श्रेणी उन वोटर्स की जिनके नाम 1 जनवरी 2003 तक मतदाता सूची में दर्ज थे और जिन्होंने पहले की रिवीजन प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया, जबकि दूसरी श्रेणी में वो वोटर्स हैं जो जनवरी 2003 के बाद बिहार के वोटर बने। दरअसल 2003 की लिस्ट में जिनके नाम हैं उन्हें सिर्फ फॉर्म भरना होगा, कोई अलग से दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। असल पेंच 2003 के बाद के वोटर्स को लेकर है। 1 जनवरी 2003 के बाद जिनके नाम बिहार की मतदाता सूची में जोड़े गए हैं उन्हें अपनी नागरिकता साबित करनी होगी।
इसके लिए सबूत देने होंगे। सिर्फ अपनी नागरिकता ही नहीं बल्कि माता पिता में से एक या फिर दोनों की नागरिकता का प्रमाण पत्र भी देना होगा। इनमें 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्मे लोगों को जन्मतिथि साबित करने वाला कोई दस्तावेज देना होगा। जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है, उन्हें अपने जन्म के प्रमाण के अलावा माता या पिता की जन्मतिथि का भी प्रमाण देना होगा। जबकि भारत में ही 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे लोगों को खुद के अलावा माता और पिता दोनों की जन्मतिथि के प्रमाण देने होंगे। वहीं भारत से बाहर जन्मे लोगों के लिए उस देश के भारतीय उच्चायोग या दूतावास से मिले जन्म प्रमाण पत्र या फिर कानूनी तरीके से भारत की नागरिकता हासिल करने का सर्टिफिकेट देना होगा। बिहार में चुनाव आयोग के इस विशेष अभियान से जुड़ी कुछ अहम तारीखें आप नोट कर लें, फिर मैं आपको इस पर हो रही राजनीतिक किचकिच भी दिखाऊंगी। गणना फॉर्म भरने की अवधि 25 जून से 26 जुलाई के बीच है। मतदाता सूची का ड्राफ्ट यानी प्रारूप 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित होगा। दावे और आपत्तियों की समय सीमा 1 अगस्त से 1 सितंबर के बीच होगी। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 3 सितंबर 2025 को होगा। चुनाव आयोग का अभियान बिहार में शुरू हो चुका है। बीएलओ घर घर दस्तक दे रहे हैं। एन्यूमरेशन यानी कि गणना फॉर्म में कुछ ऐसा है जिसमें पहले से मतदाता की पुरानी फोटो छपी है, नई फोटो फॉर्म पर चिपकानी है। अगर 2003 की वेरिफिकेशन प्रक्रिया से गुजर चुके हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अलग से कोई दस्तावेज देने की जरूरत आपको नहीं है। लेकिन 2003 के बाद अगर वोटर बने हैं तो फिर खुद ही नहीं बल्कि माता पिता में से एक या दोनों की नागरिकता के प्रमाण भी आपको देने होंगे। चुनाव आयोग की ओर से इसके लिए दस्तावेजों की सूची भी बाकायदा जारी की गई है। इनमें कोई पहचान पत्र, सरकारी कर्मचारियों के पेंशन पेमेंट ऑर्डर, 1 जुलाई 1987 से पहले जारी कोई भी पहचान पत्र, प्रमाण पत्र, सरकार, स्थानीय निकाय, बैंक, पोस्ट ऑफिस, LIC या PSU की ओर से जारी किए गए दस्तावेज हो सकते हैं। जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मैट्रिकुलेशन या यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, OBC, SC, ST या कोई भी जाति प्रमाण पत्र। जहां लागू हो वहां नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, फैमिली रजिस्टर, सरकार की ओर से जारी जमीन या घर आवंटन का प्रमाण पत्र। समय कम है और काम ज्यादा है, लेकिन चुनाव आयोग की ओर से तैयारी पुख्ता है। इस काम में करीब 78,000 बूथ लेवल अधिकारी जुटे हैं। साथ ही अभी करीब 21,000 BLO की नियुक्ति और की जानी बाकी है। बिहार में अभी करीब 8 करोड़ मतदाता हैं, यानी इतनी ही गणना फॉर्म की भी जरूरत है। इनमें से करीब 5 करोड़ मतदाताओं के नाम 1 जनवरी 2023 में हुए आखिरी वेरिफिकेशन में शामिल हैं। इन्हें बस सत्यापन करना है, गणना फॉर्म भरना है और उसे जमा करना है। असली चुनौती उन 3 करोड़ मतदाताओं के लिए है जिन्हें खुद के अलावा माता या पिता या फिर दोनों की नागरिकता के प्रमाण देने हैं। इसी पर विपक्ष को आपत्ति है। नेता विपक्ष तेजस्वी यादव समेत उनके तमाम सहयोगी चुनाव से आइन पहले चुनाव आयोग की इस कवायद पर सवाल उठा रहे हैं। इसे गरीबों, पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों को चुनावी प्रक्रिया से दूर करने की साजिश बता रहे हैं। चुनाव को 2 महीना बचा है, तभी निर्णय लिया गया है। फरवरी में नया फ्रेश लिस्ट जारी ही हुआ था, तो इसकी क्या जरूरत थी? ये एक बड़ी साजिश है दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का, अति पिछड़ों का, गरीबों का वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए। चुनाव आयोग कठपुतली की तरह, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने उस दिन कहा, कठपुतली की तरह मोदी जी के इशारों पर चलता है। मालिक जनता है, इलेक्शन कमीशन नहीं रोक सकता है। जनता जो चाहेगी वही करेगी। लोकतंत्र में जन बल के आगे कोई बल नहीं है। जिस दिन लोग खड़े हो जाएंगे, कोई इलेक्शन कमीशन, कोई पार्टी, कोई नेता, कोई पुलिस सामने नहीं आ सकती है। इतना जल्दी कैसे होगा? आप अपने BLOs को ट्रेनिंग दे देंगे और BLOs को आप पावर्स दे रहे हैं। डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है और मेरा हथियार तो वोटर है ना। जब हथियार ही नहीं होगा तो कौन कैसे जीतेगा बताइए, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो। जबकि सत्ताधारी पक्ष विपक्ष के आरोपों को फिजूल बता रहा है। एनडीए के नेता चुनाव आयोग की पारदर्शी प्रक्रिया पर विपक्ष के सवाल को संविधान विरोधी सोच का नमूना बता रहे हैं।
संविधान की किताब लेकर के लोगों को वर्गलाने का खेल खेलते हैं। बिहारी वोट दे, इस पर एतराज क्यों है? चुनाव आयोग पारदर्शिता स्वच्छता के साथ वोटर का पहचान करना चाह रहा है, इसमें बेचैनी क्यों है इनको? बोगस वोटर्स 20,000, 25,000, 30,000 बनाए हुए हैं और वही जो हटेंगे उसी का डर उनको है। इसीलिए सांच को आँच क्या, गलत है वो छटेंगे, तो छटेंगे वही लोग जिसका डर उनको है। आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं एक तरफा जा रहा है, तो यू हैव गॉट ऑल लिबर्टी टू गो इन कोर्ट। बट आप बोलते कहाँ हैं? बोलते क्यों हैं? आप जाइए ना कोर्ट, तब तो हम लोग भी देखें कि आप कोर्ट में किन किन पॉइंट को रेस किए हैं। ऐसे पब्लिक में बोलते हैं हम इलेक्शन कमीशन पार्टी हो गया है, हम इलेक्शन कमीशन के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्या सेंस है? ताज्जुब की बात तो यह है कि आखिर क्यों किसी पार्टी विशेष को यह लग रहा है कि चुनाव आयोग जिन फर्जी मतदाताओं के नाम काटेगा वो उसी के वोटर होंगे। वैसे ये चिंता भी लाजिमी है कि गरीब और अशिक्षित तबके के लिए जन्मतिथि या जन्म स्थान के दस्तावेजी सबूत जुटाने में मुश्किल आ सकती है। लिहाजा ऐसी शंकाओं का सही समय पर समाधान बेहद जरूरी है, ताकि असली मतदाता को अपनी नागरिकता साबित करने में दिक्कत ना हो। वैसे जो सही है, असली हैं, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता उन्हें करनी चाहिए जो गलत और नकली हैं। और अब आगे बढ़ते हुए जनहित में बात आज के शुभ संदेश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अंतरिक्ष में मौजूद भारत के बेटे शुभांशु शुक्ला से बातचीत की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने उन्हें 140 करोड़ देशवासियों की ओर से शुभकामनाएं दी। साथ ही वो सारी बातें भी पूछी जो हम और आप शुभांशु से जानना चाहते हैं। आप आज मातृभूमि से, नमस्कार, भारत भूमि से सबसे दूर है, लेकिन भारतवासियों के दिलों के सबसे करीब है। आपके नाम में भी शुभ है और आपकी यात्रा नए युग का शुभ आरंभ भी है। इस समय बात हम दोनों कर रहे हैं, लेकिन मेरे साथ 140 करोड़ भारतवासियों की भावनाएं भी हैं। मेरी आवाज में सभी भारतीयों का उत्साह और उमंग शामिल है। अंतरिक्ष में भारत का परचम लहराने के लिए मैं आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं, तो सबसे पहले तो ये बताइए, वहां सब कुशल मंगल है? आपकी तबीयत ठीक है? जी प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी विशेष का और 140 करोड़ मेरे देशवासियों की विशेष का। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, सुरक्षित हूँ। आप सबके आशीर्वाद और प्यार की वजह से बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत नया एक्सपीरियंस है ये, और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो दर्शाती हैं कि मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हमारे देश में और हमारा भारत किस दिशा में जा रहा है। ये जो मेरी यात्रा है, ये पृथ्वी से ऑर्बिट की 400 किलोमीटर तक की जो छोटी सी यात्रा है, ये सिर्फ मेरी नहीं है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे देश की भी यात्रा है। बिकॉज जब मैं छोटा था, मैं कभी सोच नहीं पाया कि मैं एस्ट्रोनॉट बन सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है आपके नेतृत्व में आज का भारत ये मौका देता है और उन सपनों को साकार करने का भी मौका देता है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए, और मैं बहुत गर्व फील कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे अपने देश का प्रतिनिधित्व कर पा रहा हूँ। धन्यवाद प्रधानमंत्री। शुभांशु अंतरिक्ष में अपने साथ गाजर का हलवा समेत खाने पीने की कई चीजें भी ले गए। उन्होंने वो चीजें खुद खाई या नहीं, साथियों को खिलाया या नहीं, प्रधानमंत्री ने उनसे ये सवाल भी पूछा। शुभ, आप दूर अंतरिक्ष में है, जहां ग्रेविटी ना के बराबर है, पर हर भारतीय देख रहा है कि आप कितने डाउन टू अर्थ है।
आप जो गाजर का हलवा ले गए हैं, क्या उससे अपने साथियों को खिलाया? जी प्रधानमंत्री जी, ये कुछ चीज़ें मैं अपने देश की खाने की लेके आया था, जैसे गाजर का हलवा, मूंग दाल का हलवा और आमरस। और मैं चाहता था कि ये बाकी भी जो मेरे साथी हैं, बाकी देशों से जो आए हैं, वो भी इसका स्वाद लें और चखें, जो भारत का जो रिच कलिनरी हमारा जो हेरिटेज है उसका एक्सपीरियंस लें। तो हम सभी ने बैठ के इसका स्वाद लिया साथ में, और सबको बहुत पसंद आया। 6 बार एक्सियोम 4 की उड़ान टली, लेकिन 7वीं उड़ान मुकम्मल हुई और फिर 26 जून को भारत की शुभ घड़ी आ गई। शुभांशु शुक्ला के रूप में दूसरी बार कोई भारतीय अंतरिक्ष में है। भारतीय वायुसेना के फाइटर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की यह अब तक की सबसे लंबी और कठिन उड़ान थी। नाम में ही शुभ है, शुभ होना ही था। तो चलिए आपको बता देते हैं कि शुभांशु शुक्ला की ये उड़ान कहां से शुरू हुई थी। ये किस्सा तो देश का बच्चा बच्चा जान चुका है कि शुभांशु को डिफेंस सर्विस में जाने का ख्याल 1999 में करगिल युद्ध से आया था। उनके एक दोस्त ने एनडीए का फॉर्म ले रखा था, लेकिन भरा नहीं। वो फॉर्म शुभांशु ने भर दिया, जी तोड़ पढ़ाई की और एनडीए की परीक्षा में शुभांशु पास भी हो गए। एनडीए पास आउट शुभांशु शुक्ला को जून 2006 में आईएएफ फाइटर विंग में कमीशन दिया गया। शुभांशु को सुखोई 30 MKI, मिग 29 जैसे लड़ाकू विमान उड़ाने का 2000 घंटे का अनुभव है। 2019 में शुभांशु को इसरो से कॉल आया और किस्मत उन्हें आसमान से अंतरिक्ष की ओर लेकर गई। इसरो ने भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए 4 यात्रियों में शुभांशु को भी चुना। शुभांशु ने 2019 से 2021 तक रूस के यूरी गागरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर से एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग ली है। रूस से लौटने के बाद शुभांशु ने बेंगलुरु में इसरो के एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी सेंटर में भी बाकायदा ट्रेनिंग ली। 27 फरवरी 2024 को पीएम मोदी ने गगनयान के यात्रियों का ऐलान किया, उन्हें एस्ट्रोनॉट विंग्स दिए। 27 फरवरी 2024 को शुभांशु के एक्सियोम 4 मिशन के लिए चयन की आधिकारिक घोषणा हुई। शुभांशु का बचपन से सपना था कि एक दिन उन्हें तारों की दुनिया में घूम कर आना है, लेकिन शुभांशु ने सिर्फ सपना नहीं देखा, उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए जी तोड़ मेहनत की। उसी का फल है कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में हैं। मुझे पक्का विश्वास है कि आपकी ये बातें देश के युवाओं को बहुत ही अच्छी लगेगी। और आप तो मुझे भली भांति जानते हैं, जब भी किसी से बात होती है तो मैं होमवर्क जरूर देता हूं। हमें मिशन गगनयान को आगे बढ़ाना है, हमें अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाना है और चंद्रमा पर भारतीय एस्ट्रोनॉट की लैंडिंग भी करानी है। इन सारे मिशंस में आपके अनुभव बहुत काम आने वाले हैं। मुझे विश्वास है आप वहां अपने अनुभवों को जरूर रिकॉर्ड कर रहे होंगे। जी प्रधानमंत्री जी, बिल्कुल। ये पूरा मिशन की ट्रेनिंग लेने के दौरान और एक्सपीरियंस करने के दौरान जो मुझे लेसन्स मिले हैं, जो मुझे सीख मिली है, वो सब एक स्पॉन्ज की तरह मैं एब्जॉर्ब कर रहा हूँ। और मुझे यकीन है कि ये सारी चीज़ें बहुत वैल्यूएबल प्रूव होंगी, बहुत इम्पॉर्टेंट होंगी हमारे लिए जब मैं वापस आऊँगा, और हम इन्हें इफ़ेक्टिवली अपने मिशंस में इनके लेसन्स अप्लाई कर सकेंगे और जल्दी से जल्दी उन्हें पूरा कर सकेंगे। बिकॉज मेरे साथी जो मेरे साथ आए थे, कहीं ना कहीं उन्होंने भी मुझसे पूछा कि हम कब गगनयान पे जा सकते हैं, जो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने बोला कि जल्दी ही। तो मुझे लगता है कि ये सपना बहुत जल्दी पूरा होगा। शुभ मंगल गगनयान रहे शुभांशु शुक्ला का ये पूरा का पूरा सफर, इसकी हम कामना करते हैं। और अब आज का जनहित मंत्र, जल्दी जागना हमेशा फायदेमंद होता है, चाहे नींद से हो, अहम से या फिर वहम से। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।